नाज़रीन, कराची के अमन को शायद किसी की नज़र लग गई है कि चंद महीने पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था अली रज़ा अब्दी के कत्ल के हवाले से कि उन्हें उनके घर के बाहर फायरिंग की गई, 9mm पिस्टल इस्तेमाल किया गया, टारगेट ये किलिंग थी। और आज भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को आज टारगेट करने की कोशिश की गई। वो महफूज रहे, लेकिन उनके गार्ड और उनके ड्राइवर जो हैं, जिसमें से एक शहीद हो गए और दूसरे जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। 2 और लोग उनके साथ मौजूद थे, उनके भी शदीद ज़ख्मी होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। कराची के अमन के लिए जिस तरह से कराची के लोगों की कोशिश है, सिक्योरिटी इदारों की कोशिश है, सिंध पुलिस की भरपूर कुर्बानियाँ और भरपूर कोशिश है, सिंध की हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सिंध रेंजर्स, तमाम लोगों ने मिलकर, कराची के शहरियों ने मिलकर कराची के हवाले से जो काम किया है, इस पर बहरहाल अब किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हालिया बड़ा ही भरपूर किस्म का एक PSL हुआ, कराची में बेहतरीन सिक्योरिटी रही, कराची वालों मुबारकबाद के मुस्तहिक थे सिंध पुलिस, सिंध रेंजर्स, सिंध हुकूमत। लेकिन आज के ये जो अफसोसनाक वाक़या है ये टारगेट किलिंग है। इससे पहले भी कराची में मुख्तलिफ औकात में आज से 3 साल पहले टारगेट किलिंग के वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इनकी रोकथाम करने की कोशिश की गई है, अब दोबारा से फौरी तौर पर वज़ीर आला सिंध ने एक्शन लिया और अहकामात सादिर किए हैं कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए, फौरी तौर पर जो भी कातिल हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। लेकिन मामला ये है कि ये एक 9mm पिस्टल है जिस पे हर वाक़या होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब चंद दिन पहले ऑटोमेटिक राइफल्स और असलहे के मामलात थे जो न्यूजीलैंड में, वहाँ पर काबू पाने की कोशिश हो गई। क्या कराची में ऐसा मुमकिन नहीं है कि कराची को असलहे से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाए? क्या कराची में ऐसा मुमकिन नहीं है कि कराची के अंदर जितना भी मामलात इस वक्त ख़राब हो रहे हैं असलहे की सूरत में, क्या उससे बेहतरी की कोई सूरत निकल सके? ये जिसकी ज़िम्मेदारी है अब उनको ज़िम्मेदारी अदा करनी है, चाहे वो सिक्योरिटी इदारे हैं, चाहे वो सिंध पुलिस है या कुछ और हैं। तो अब मामला देखना है कि ये एक टेस्ट केस दोबारा से हो गया है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हवाले से, और आज अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा है। लेकिन अगले आने वाले ऐसे कोई वाक़यात ना हो तो सिंध पुलिस और ये क्या करेगी? बहरहाल हम आज अपने प्रोग्राम में सवाल छोड़े जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और एक और बड़ा अहम मामला है। डॉक्टर महातीर मोहम्मद, मलेशिया के वज़ीर आज़म और उम्मत मुस्लिमा के बहुत बड़े एक लीडर, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और कल पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा ख़ास दिन यानी कि यौम पाकिस्तान, उसकी मरकज़ी तकरीब के वो मेहमान खुसूसी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जब मलेशिया गए थे तो उन्होंने दावत दी थी डॉक्टर महातीर मोहम्मद को, और उस दौरे के दावत के बाद वो तशरीफ़ लाए हैं। अब पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान किन मामलात पर इत्तफ़ाक़ हो सकता है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान और मलेशिया मिलकर उन मामलात को आगे बढ़ा सकें? ख़ास तौर पर जो स्टांस डॉक्टर महातीर मोहम्मद का करप्शन के हवाले से था, वो आज भी उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये बात की कि करप्शन जो है उससे मुस्लिम ममालिक, उनकी तरक्की में राह में रुकावट है। कोई भी मुस्लिम दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जो सुपर पावर हो, जो एक ताकतवर मुल्क हो, और वजह सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन के मामलात हैं। और यही बात आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी की है। दोनों वज़ीर आज़म की आज प्रेस ब्रीफिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसके बाद अब आज के लिए वो मेहमान हैं, कल की मरकज़ी तकरीब है जिसमें वो शरीक भी होंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफारतकार और सीनियर तजज़ियाकार जमील अहमद खान साहब। जमील साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज का बड़ा अहम दिन है, 2 मामलात इसमें अहम हैं। एक तो न्यूजीलैंड के मामलात हैं, OIC की वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी गए हुए हैं। लेकिन डॉक्टर महातीर मोहम्मद का पाकिस्तान में आना और एक कल का जो अहम दिन है पाकिस्तान के हवाले से, उसमें उनकी शिरकत करना, डॉक्टर महातीर मोहम्मद को बुनियादी तौर पर बड़ा माना जाता है कि वो एक विजनरी लीडर हैं। उन्होंने जिस तरह से मलेशिया को एक एशियन टाइगर बनाने में उनका जो हाथ है, वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत, खुद वज़ीर आज़म इमरान खान मुतअद्दिद बार उनका जिक्र करते रहे हुकूमत में आने से पहले भी, पाकिस्तान मलेशिया के साथ मिलकर क्या कर सकता है, क्या हासिल हम कर सकते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने ये सवाल उठाया है, और हम कर क्या सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि मलेशिया के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। कोई ज़माना था कि 1965 में रिलेशंस थोड़े से हमारे बेहतर नहीं थे, बल्कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ख़त्म करना पड़ा था अक्टूबर में,
क्योंकि कश्मीर पे इंडिया का साथ दे दिया था मलेशिया ने। बतदरीज काम इस पे होता रहा और उसके बाद बतदरीज हमारे हालात बेहतर होते रहे और उसमें इस तनाजुर में कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर इधर आए हुए हैं, इस तनाजुर में देखा जाए तो इस वक्त जो जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल चल रही है इस खित्ते में और दुनिया में, जिसमें आपने पहले ही अभी हवाला दिया चंद लम्हे पहले कि क्रिस्ट चर्च में क्या हुआ न्यूजीलैंड में, और उसके अलावा उससे जुड़े हुए बहुत सारी और बातें हैं जो कि आज के जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर महातीर प्राइम मिनिस्टर मलेशिया ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया। वो था इस्लामोफोबिया के बारे में। मैं आता हूँ ट्रेड पर भी, क्योंकि वतन अजीज़ के ज़्यादातर लोग ट्रेड की बारे में बात करें जो कि ज़रूरी भी है, लेकिन उससे पहले उस ज़रूरी इक़दाम को या उस ज़रूरी मकसद को हासिल करने के लिए स्ट्रेटेजिक रिलेशन बहुत ही अहम होता है। तो उस लिहाज को अगर देखा जाए तो इस वक्त जो दुनिया इस्लाम में दो लीडर, जिसका कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी जिक्र किया, जो कि सबसे अहम लीडर्स हैं और जिन्होंने अपना सिक्का मनवाया है, वो है तुर्की के तैयब एर्दोगान और मलेशिया के डॉक्टर मोहम्मद महातीर। तो ये दो, और इससे ये क्यों सबसे कलीदी है कि इन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ही कोशिशें काविश करके उनको बहुत ज़्यादा एलिवेट किया और अपने मुल्क को उन्होंने जिस दहाने पर और जिस उरूज पर पहुंचाया, वो ये अब देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो शायद दुनिया के पहले इस्लामिक मुल्क हो, मलेशिया या तुर्की, जो कि डेवलप्ड कंट्री में शामिल हो सके 2030 तक। इस वक्त तक ताज्जुब की बात यह है, बल्कि मैं कहता हूँ कि बड़ी इसमें एक पशेमानी होती है सोचकर कि दुनिया इस्लाम का कोई मुल्क भी इस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, उस कंसिडरेशन में, उस डेफिनेशन में नहीं आता। महातीर मोहम्मद ने भी ये जिक्र किया, कहा कि ये अजीब सी बात है। और मैंने अपनी किताब सिपाहगरी से सफारतकारी तक में 1915 में इस बात का मैंने जिक्र किया। मैंने कहा कि ये पेट्रो डॉलर से माला माल मुस्लिम दुनिया के और दूसरे बहुत ममालिक, वो अपने तहकीक, तसनीफ़, तालीफ़ पर अगर जोर दें तो हम कोई काउंटर नैरेटिव पेश कर सकें दुनिया के सामने। और आज महातीर मोहम्मद ने, हमारा प्राइम मिनिस्टर मलेशिया ने भी यही बात की कि दुनिया में सिर्फ हम टिट फॉर टैट, यानी अगर कोई मार के गया है क्रिस्ट चर्च में न्यूजीलैंड में, उसके मुकाबले में हम तलवार उठा के दूसरों को मारना नहीं शुरू कर दें। उसकी और बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। और आज का ना मोहब्बत से उन चीज़ों को, और जो आप बात कर रहे हैं काउंटर उसकी स्ट्रैटेजी, उस पर आज उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला कि मोहब्बत से जो है वो हमें और सोचना है कि अब और क्या करना है। जी हाँ, मोहब्बत के साथ साथ हमें वो काविशें और कोशिशें, मिसाल के तौर पर ये इस्लामोफोबिया का जो बुखार चढ़ा हुआ है इस वक्त, जो वाइट सुप्रामिस्ट जो ग्रुप है, जो नेटवर्क है, जो कहीं लंदन के मेयर को मोहम्मद सादिक को कहीं धमकियाँ आ रही हैं, और कहीं वो न्यूजीलैंड में हमला हो रहा है, और कहीं फ्रांस और बरतानिया में ये हरकतें हो रही हैं, बल्कि अब तो पार्लियामेंट तक भी पहुंच गए हैं जो वाइट सुप्रामिस्ट हैं, यानी कि जो राइट विंग के दहशतगर्द। अब तो खैर कह दिया दुनिया ने, पहले कोई दहशतगर्द नहीं कहता था अगर कोई वाइट इन्वॉल्व हो जाए किसी किलिंग में, लेकिन अब तो दुनिया इसको मानने शुरू हो गई। तो महातीर मोहम्मद ने ये बात की कि हमने, जो उनका लुब्बे लुबाब था कि हमने अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए, लोग हमसे डरते हैं कि हम मुसलमान हैं, लोगों को खौफ तारी है, यही इस्लामोफोबिया का एक उनका वजह है। तो कहते हैं कि हमें दुनिया को जनाना पड़ेगा, मनवाना पड़ेगा, दिखलाना पड़ेगा, तो वो उस सूरत में मुमकिन है कि हम यकजा होकर, जैसे OIC की मीटिंग हो रही है, OIC की भी इमरजेंसी मीटिंग इस्लामोफोबिया को एड्रेस करने के लिए हो रही है, और महातीर मोहम्मद साहब ने भी यही बात की है। और उस सिलसिले में होता क्या है, किस तरह किया जा सकता है डिप्लोमेटिक फील्ड में या अदरवाइज, वो होता इस तरह है कि मुख्तलिफ फोरम पे काउंटर नैरेटिव पेश किया जाता है, उसमें तसनीफ़ व तारीफ़ की जाती है। आपको जान के ये शायद ज़्यादा खुशी ना हो कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वाहिद यूनिवर्सिटी के तसनीफ़ व तारीफ़ को अगर मिलाएं और पूरे जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको मिलाएं, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तसनीफ़ व तारीफ़ और रिसर्च तहकीक ज़्यादा है। पिछले 500 सालों में मुसलमानों ने कोई ऐसी काबिल तारीफ़ या कोई ईजाद नहीं किया है। तो अब जो इस किस्म की लीडरशिप सामने आ रही है, इमरान खान हो गए, महातीर
महाथिर मोहम्मद हो गए और टर्की के सदर हो गए और बाकी लोग, तो वो मिल के अगर काउंटर नैरेटिव पेश करेंगे और उसमें स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसमें तसनीफ़ व तालीफ, ताकि जो सुपरमिस्ट हैं, जो वाइट सुपरमिस्ट हैं, राइट विंग के लोग जो मुसलमानों को मारना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, इमिग्रेशन के खिलाफ हैं, कहते हैं कि मुसलमान हम पर कब्जा कर रहे हैं और मुसलमान हमारे लिए दहशतगर्दी कर रहे हैं, मुसलमान अगर इधर होंगे तो हम नहीं होंगे, ये तमाम बातें जो कर रहे हैं वो उसको काउंटर नैरेटिव पेश किया जाए। अब उसी कातिल का की कज़न कहती है कि उसको फांसी दो न्यूजीलैंड, तो वो काउंटर नैरेटिव इसलिए कि न्यूजीलैंड की काउंटर नैरेटिव की जो आप बात कर रहे हैं, मैं इस पे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये बार बार बात होती है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर भी अपने इख्तिलाफात हैं। मैं इस वक्त डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ डॉक्टर महाथिर मोहम्मद पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज भी उन्होंने अपनी जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इस्लामोफोबिया के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी यही बात की है। आज न्यूजीलैंड में हम वो एक जेस्चर देख रहे थे कि नमाज जुम्मा की जो अजान है वो बराह रास्त नशर की गई, पूरे न्यूजीलैंड के जो मुख्तलिफ मकातिब के लोग हैं वो वहाँ पर आए थे, एक ये जेस्चर है। तो अब पाकिस्तान को और मुस्लिम दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं उनको इस्लामोफोबिया के हवाले से काउंटर क्या स्ट्रेटजी देना होगी? एक तरफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस भी चल रही है टर्की में। देखिए, एक तो जो मिसाल न्यूजीलैंड में कायम हुई है जिसमें वहाँ की हुकूमत और वहाँ के अवाम जो है उन्होंने जिस सॉलिडेरिटी का इजहार किया है, जो सपोर्ट दी है उन लोगों को जो मसाजिद में, दोनों मसाजिद में इस तशद्दुद का शिकार हुए, वो ऐसी चीज है जिसको एक तो हाईलाइट करना जरूरी है। दूसरा ये है कि मुस्लिम ममालिक को अपने यहाँ भी जो इंतहा पसंदी है जिसकी बुनियाद पे तशद्दुद के वाक़यात वक्तन फ़वक्तन अब होते हैं, बहुत कम हो गए हैं लेकिन होते हैं, हमें अपनी तरफ भी तवज्जो देनी है। तीसरा ये है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर आप इन मामलात को उठाइए, तहरीर में, तकरीर में, बैनुल-अक़वामी तंजीमों में आर्गूमेंट्स की बुनियाद पर, ना कि इमोशंस की बुनियाद पर, तो उससे आप जो है एक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि मगरिब के अंदर जो राइट विंग के रुझानात हैं, दाएं बाजू के रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट के जो रुझानात हैं या वाइट सुप्रीमिस्ट के जो रुझानात हैं, वो काफ़ी डीप रूटेड है और जब तक वहाँ की हुकूमतें इस सिलसिले में कोई इकदामात नहीं करेंगी उस वक्त तक सिर्फ मुसलमान ममालिक की कोशिश से कामयाबी नहीं होगी। तो मुसलमान ममालिक की हुकूमतों को चाहिए कि मगरबी ममालिक की पहले तो हुकूमतों से गुफ्तो शनीद रखें इन मौज़ूआत के ऊपर, फिर उसके बाद सोसाइटल इंटरेक्शन जो होता है, सोसाइटी जो होती है वो भी दूसरे माशरे की सोसाइटी से जो है ताल्लुक रखती है, क्योंकि मगरिब में भी जहां आपको एक तरफ इंतहा पसंद मिलते हैं, वाइट सुप्रीमिस्ट मिलते हैं, वहां ऐसे लोग भी हैं जो इस रुझान के हक में नहीं है, तो उनसे मिल के सोसाइटी पे में प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है और हुकूमती सतह पर भी गुफ्तगू की जरूरत है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, लोगों की थिंकिंग को बदलना जो है वो इतना आसान नहीं होता, उसमें टाइम लगता है, लेकिन न्यूजीलैंड की मिसाल जो है उसको लेके आगे चलना चाहिए। डॉक्टर महाथिर मोहम्मद हैं और रजब तैयब एर्दोगान हैं, ये दो लीडर्स मुस्लिम ममालिक में ऐसे हैं जो बहुत इस वक्त जिनका कद काट भी है, जिनके ममालिक भी इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये दोनों जो है वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? हम एक ब्रेक की जानिब वापस आएंगे, फिर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन ममालिक के साथ पाकिस्तान जो एक एटमी ताकत भी है, न्यूक्लियर ताकत है, वो इनके साथ मिलकर अब क्या स्ट्रैटेजी और क्या लाया अमल बना सकते हैं। ब्रेक लेते हैं ना।